This conference will now be recorded. So again, hello everyone, good morning. आप सभी को थैंक यू, आप सभी ने इस वेबिनार को ज्वाइन किया और पिछले 2 दिन से लगातार आप इस सेशन को ज्वाइन भी कर रहे हो। हमारा आज थर्ड डे का जो सेशन है, बेसिकली उसके अंदर आज हम जीएसटी रिकंसिलिएशन और जीएसटी रिटर्न्स को देखेंगे कि हम कैसे जीएसटी रिटर्न्स क्रिएट करते हैं, कैसे हम ई रिटर्न्स की फाइल जनरेट करते हैं, क्या उसके अंदर प्रिकॉशंस लेने होते हैं, क्या हमें देखना होता है, ध्यान रखना पड़ता है रिटर्न फाइल क्रिएट करते टाइम, और कैसे हम रिकंसिलेशन करते हैं। जो हमारा इनपुट है वो हम कैसे चेक करते हैं कि क्या हमें क्लेम करना है, कितना गवर्नमेंट के पास हमारा इनपुट है या कितना हमारे पास उसका क्लेम पेंडिंग है या हमने क्लेम कर लिया है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वेबिनार के थ्रू देखेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने माइक को म्यूट रखेंगे सेशन के दौरान, और जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज हैं आप वो इस सेशन के बाद में हम जो क्वेरी सेशन रखते हैं डेली बेसिस पे, आप सब लोग अब नॉन हो चुके हैं, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को इस सेशन रिलेटेड वॉइस की इशू आती है या स्क्रीन रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम आता है या सेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आप प्लीज इस सेशन को दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो फिर दोबारा क्रिएट नहीं होगी। तो अब मैं मिस्टर अप्रतिम जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस प्रेजेंटेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू दीपक सर। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू कि आप लोगों ने फिर से जो है कि आज का ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन किया। जो पिछले 2 दिनों में हमने ट्रेनिंग करी थी उसमें देखा था कि क्या क्या प्रिकॉशन हमें रखना होता है डेटा फीड करने के टाइम पे। अब हमारी बारी आई है रिपोर्ट्स देखने के लिए कि जीएसटी की रिपोर्ट्स किस तरीके से हमें बनाना है और जीएसटी रिपोर्ट बनाने के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशन अब हमें लेने हैं। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं डायरेक्टली। अब तो आज की जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें हम देखेंगे पहला चीज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है और उसकी एंट्री बिजी में कैसे करेंगे। जीएसटी रिपोर्ट में जीएसटी समरी आती है, उसको समझेंगे कि वो क्या है और हमें क्या प्रोसेस बिजी के अंदर फॉलो करना है या फिर क्या क्या गलतियां लोग यूजुअली करते हैं जीएसटी समरी में, तो उसको देखेंगे। जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर1 को देखेंगे, बिजी से कैसे निकालना है और पोर्टल पे क्या अपलोड करना होता है आपको। फिर जीएसटीआर 2A और 2B रिकंसिलेशन की क्या रिक्वायरमेंट हुई, क्यों इसे देने की जरूरत पड़ी, क्यों गवर्नमेंट ने इसको लेकर आया, इसको देखेंगे। और बिजी में किस तरीके से आप 2A या 2B रिकंसिलेशन यूज करेंगे। फिर हम फाइनली जीएसटीआर 3B पर आएंगे कि जीएसटीआर 3B, क्योंकि जीएसटीआर 3B आपकी ऊपर की 2 स्टेप से बिल्कुल मिली जुली है। पहले वो दोनों स्टेप होंगे फिर 3B फाइल होती है, तो इसलिए हमने 3B को आखिरी में रखा हुआ है। तो बेसिकली ये हमारा आज का 5 कंटेंट है जिसके ऊपर आज हम अपनी इस वेबिनार को देखेंगे। सबसे पहला रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज होता क्या है? तो रिवर्स चार्ज क्या है कि यूजुअली क्या होता है कि जो जो सप्लायर होता है वो टैक्स को जो है पे करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, रिसीवर नहीं पे करता। लेकिन रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होता है कि जो रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा है गुड्स को या सर्विस को, उसको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। इसी को जो है इन्होंने रिवर्स चार्ज के बेसिस में बोला है। तो इसमें कुछ कंडीशंस थे, किस कंडीशन में रिवर्स चार्ज देना है। तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कब होगा? सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर कोई भी सर्विस आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा दी जा रही है तो वो ई कॉमर्स का जो ऑपरेटर है वो रिवर्स चार्ज में के रूप में जो है कि टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन से हो गए? जैसे ओला कैब, उबर कैब, या अभी जो आपका चलता है प्रॉपरली तो क्या कहते हैं इसको, अर्बन क्लैब। ये ऑनलाइन ऑपरेटर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। किससे कराते हैं? हो सकता है जो लेबर है या जो गाड़ी वाला है वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिवर्स चार्ज के बेसिस में गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, फिर गवर्नमेंट बाद में रिटर्न करती है। तो ये हो गया। और कुछ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज जो स्पेसिफाई की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। तो इसमें जो मेन चलता है ना कि कौन सी गुड्स या सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज लगेगा, तो वो बेसिकली मोस्ट पॉपुलर जो अभी यूज में है वो आपका फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग है। जो ट्रांसपोर्टर फ्रेट लगाते हैं तो उस पे जो है कि रिवर्स चार्ज लगता है। बाकी इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज की अब एंट्री बिजी में कैसे होगी उसको हम अभी तुरंत प्रैक्टिकल देख लेते हैं।
उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसका लिंक जो है कि चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वहां पे जो भी इसके रिलेटेड चेंजेस होंगे या जो आने वाले समय में हम कोई ट्रेनिंग या वेबिनार करेंगे तो आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, तो अब हम बिजी में देखते हैं कि रिवर्स चार्ज की एंट्री किस तरीके से करनी है। तो रिवर्स चार्ज की एंट्री हम 3 जगह से कर सकते हैं। एक परचेज वाउचर से कर सकते हैं, दूसरा जनरल वाउचर से कर सकते हैं और तीसरा पेमेंट वाउचर से कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि किस ट्रांजेक्शन से आप रिवर्स चार्ज की एंट्री करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल मानते हैं कि हम जनरल वाउचर से रिवर्स चार्ज की एंट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक सैंपल डेटा पड़ा हुआ है। इसके अंदर जो है कि जीएसटी समरी रिलेटेड ऑलरेडी डेटा है, तो मैं इसी को देख रहा हूँ। मैं प्रीवियस डेट में एंट्री करूंगा। मैं इसको सितंबर मंथ में एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जनरल वाउचर में आए जीएसटी नेचर पूछता है। तो जीएसटी नेचर में हमें क्या लेना है, आरसीएम एक्सपेंस। ठीक है, अगर आप बीजी 18 यूज करेंगे तो वहां पे भी मिलेगा आपको आरसीएम एक्सपेंस ऑब्लिक अनरजिस्टर्ड करके ऑप्शन मिलेगा। 21 यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको आरसीएम एक्सपेंस मिलेगा। तो कोई भी रिवर्स चार्ज की एंट्री कर रहे हैं तो क्या हम एंट्री कर रहे हैं, मैंने एक फ्रेट की सर्विस, मेरी कंपनी जो है, मेरी कंपनी ने एक फ्रेट की सर्विस ली है ट्रांसपोर्टर से। ठीक है, तो 2 एंट्री होगी, ट्रांसपोर्टर कैसे बिल करेगा और मैं अपने बुक्स में एंट्री कैसे करूंगा, तो मैं दोनों आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं अपने बुक्स में कैसे एंट्री कर रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जनरल एंट्री में लिया आरसीएम एक्सपेंसेस जीएसटी नेचर के अंदर। फिर डेबिट हो जाएगा हमारा फ्रेट का अकाउंट। तो फ्रेट अकाउंट के अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं आपको वो देख लीजिए। फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग को मॉडिफाई करेंगे तो उसमें आएगा सबसे नीचे यहाँ पे जीएसटी टाइप। तो आपको बताना है कि इस फ्रेट पे जीएसटी अप्लाई होगा, तो जीएसटी एप्लीकेबल करना है। क्या टैक्स रेट है, 5% है या 18% है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर इस सर्विस की जो भी एसएससी कोड है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। आईटीसी एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, इनपुट गुड्स या सर्विसेज, तो इनपुट सर्विसेज। फिर यहाँ पे पूछता है रिवर्स चार्ज का नेचर क्या है, तो हमें यहाँ पे लेना है कंपलसरी। बाकी चीजें जो है कि अभी बाकी चीजें जो है अप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिवर्स चार्ज नेचर को कंपलसरी लेकर के आपको सेव कर देना है। ठीक है, फिर आपने अकाउंट को लिया, फ्रेट को आपने डेबिट कर दिया। जितने भी अमाउंट का आपके पास बिल आया था आप उस बिल के अमाउंट को यहाँ पे डाल देंगे। पार्टी से आया था तो आप पार्टी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिस भी पार्टी से जो भी ट्रांसपोर्टर कंपनी होगी वो कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो सकती है या अनरजिस्टर्ड हो सकती है। रजिस्टर्ड भी हो सकती है ट्रांसपोर्टर और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि ये अनरजिस्टर्ड है और हम इसको सेव कर देंगे। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी रिवर्स चार्ज की। तो रिवर्स चार्ज की एंट्री अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसके बाद ट्रांजेक्शन में आएंगे जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर। इसके अंदर एक आपको रिपोर्ट मिलेगा, चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल, ये रिपोर्ट मिलेगा आपको। इस रिपोर्ट को आपको ओपन करना है। ये पूछ रहा है मंथली बेसिस पे आपको एंट्री करनी है या डेली बेसिस पे, तो ये आप अपने हिसाब से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने जिस डेट को एंट्री करी थी रिवर्स चार्ज की वो एंट्री यहाँ पे पीरियड डाल करके ओपन कर लेंगे। तो उस पीरियड में जो भी एंट्रीज आपकी रिवर्स चार्ज की हुई होगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंट्री आ गई और ये कलर अभी इसका ब्राउन है क्योंकि आपको रिवर्स चार्ज की एक एंट्री करनी थी जो अभी की नहीं हमने। तो यहाँ पे बता रहा है कि क्या वाउचर पोस्ट हो चुका है रिवर्स चार्ज का, तो नो है। आपको क्या करना है, अपना फ्रेट का वहां पे जनरल एंट्री में आरसीएम नेचर लेकर के सेव कर देना है। अब ये सेकेंड एंट्री है जो हमें पोस्ट करना है ताकि यहाँ से रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी क्रिएट कर सके और गवर्नमेंट को पे करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे इस एंट्री को सेलेक्ट करके। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, F4 बटन प्रेस करना है, फंक्शन का F4 बटन। इसको सेव करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक विंडो खुल जाएगी यहाँ पे और जो लेजर हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लगे होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सेव बटन करना है और आपको सेव करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जीएसटी नेचर एक अपने आप उठ के आ जाएगा, कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल। पहला हमने लिया था आरसीएम एक्सपेंस जो हमने एक्सपेंसेस बुक किया था। दूसरा आया जीएसटी नेचर यहाँ पे कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल, तो ये जीएसटी नेचर भी आपका यहाँ पे यूज हो रहा है।
तो ये एंट्री क्या पोस्ट कर रहा है कि जो आपने एक्सपेंसेस बाई किया था, सर्विसेज ली थी, इसकी आप एक ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपको गवर्नमेंट को पे करना है। दूसरा क्या होता है कि क्योंकि ये जो आरसीएम पे करेंगे वो आपको वापस भी मिलेगा, तो यहाँ पे हम इनपुट अवेलेबल के अंदर दोनों, अगर इनपुट अवेलेबल की बात करें तो ये आपका हो जाता है करंट एसेट्स का अकाउंट, और आउटपुट की बात करें तो ये आपका हो जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस और टैक्स टाइप में सीजीएसटी आरसीएम का अकाउंट। ठीक है, अगर आप ऑटोमेटिकली यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल सी एंट्री है, बस आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है। जब आप इसको सेव करेंगे तो एक यहाँ पे विंडो खुल जाएगी, और विंडो खुलते ही यहाँ पे पहला आएगा आरसीएम नेचर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कंपल्सरी अनरजिस्टर्ड डीलर। अनरजिस्टर्ड डीलर क्यों, क्योंकि बिजी इन्फोटेक जो मेरी पार्टी थी वो अनरजिस्टर्ड थी। अगर वो रजिस्टर्ड होता है तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट लेकर के आता कंपल्सरी रजिस्टर्ड डीलर। ठीक है, कंपल्सरी अनरजिस्टर्ड डीलर है तो इनवाइस नंबर आपको मिलेगा नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड होता तो आपको इनवाइस नंबर देता और उसका इनवाइस नंबर आप यहाँ पे डालते। आपके पास इनवाइस नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है, सेव कर दीजिए, या यहाँ पे नीचे ऑप्शन है जनरेट आरसीएम इनवाइस नंबर, ये आप कर देंगे तो इनवाइस नंबर बाई डिफॉल्ट आएगा और आपको इसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे ये आपकी आरसीएम की इनवाइस होती है प्रिंट, और आप इसको अपने पास प्रिंट करके अपने बुक्स में मेंटेन करना होता है, आपको रखना होता है। इसमें देखेंगे तो देखिए यहाँ पे रिवर्स चार्ज वाई करके ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये होता है रिवर्स चार्ज एंट्री करने का प्रोसेस। 2 बार में एंट्री कंप्लीट होती है और सेकंड एंट्री ऑटोमेटिक होती है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी रिवर्स चार्ज की एंट्री। अब यहाँ पे देखिए हमने रिवर्स चार्ज की एंट्री कर दी, तो ये देखिए बाहर की रिपोर्ट में आएंगे तो ये आपको दिखा देगा कि जी ये पोस्ट हो चुका है और एंट्री ग्रीन कलर में है। तो आप 3B रिटर्न फाइल करने से पहले आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं पूरे मंथ की कि कौन कौन सी डेट में रिवर्स चार्ज लायबल था, जो आप कर सकते हैं। बाकी चीजें इसमें एक और एंट्री मैं करके दिखा देता हूँ आपको, परचेज से, वो भी रजिस्टर्ड पार्टी की। ठीक है, तो परचेज से अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल परचेज की तरह होगा, और जो जीएसटी नेचर परचेज टाइप आएगा यहाँ पे हो जाएगा LGST अनरजिस्टर्ड आरसीएम। आप पार्टी ले लीजिए जो आपकी रजिस्टर्ड पार्टी है। यहाँ पे पूछ रहा है ना फिर रिवर्स चार्ज बेसिस, तो यहाँ पे भी कंपलसरी हो जाएगा। जो भी आइटम या गुड्स या सर्विसेज होंगी आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस पे रिवर्स चार्ज लगता है, और आप इसको भी सेव कर दीजिए। आप यहाँ सेव करेंगे तो इस वाउचर में कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, आपको बस इसको सेव कर देना है। मैं इसका डेट चेंज कर देता हूँ क्योंकि जीएसटी समरी बताऊंगा तो वहां पे भी इसका काम आएगा 1/9। ठीक है, 2/9। अब आपको फिर आना है ट्रांजेक्शन में, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज। इसके अंदर आपको चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल मंथली बेसिस या डेली बेसिस, और आप उस पर्टिकुलर डेट की जो है रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। बेसिकली ये वाली जो सेकंड एंट्री होती है वो आपको डेली बेसिस पे एंट्री करनी होती है। तो ये एंट्री यहाँ पे खुल जाएगी, आपको एंटर प्रेस करना है और F4 बटन प्रेस करना है, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेव करना है। नॉर्मल इसको सेव करना है। अगर आईजीएसटी पार्टी दूसरे स्टेट की होगी तो यहाँ पे आईजीएसटी अप्लाई होगा, पार्टी सेम स्टेट की है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये पार्टी देखिए रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे इनवाइस नंबर उसका उठाया है जो परचेज में हमने डाला था। ठीक है, तो वो जो परचेज में विंडो खुली थी वहां पे जो इनवाइस नंबर हम डालेंगे वो यहाँ पे आएगा और इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से 2 आरसीएम की एंट्री होती है। इसके अलावा इसकी जब जो पेमेंट होगी रिवर्स चार्ज की, फिर रेगुलर टैक्स में जो एडजस्टमेंट होगी, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी समरी, उस पर आकर के देखेंगे। तो ये हो गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एंट्री बिजी में किस तरीके से की जाती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी समरी का है, इसके अंदर हमने वेरियस टाइप के जीएसटी समरी दिए हुए हैं। अभी हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे उसको। टैक्स रेट वाइज बाइफरकेशन आपको मिलेगा। परचेज जो परचेज पिक होना है वो मंथली आईटीसी टैगिंग रजिस्टर से आएगा। ये वाला जो पॉइंट है अभी इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये जब हम जीएसटी या 2B रिकंसिलेशन का पॉइंट यूज करेंगे वहां पे आपको ये यूज में आएगा। ठीक है, तो आईटीसी टैगिंग रजिस्टर को अभी भूल जाइए, आने वाले 15 मिनट में हम देखेंगे। फिर जो मेन पॉइंट है हमारे जीएसटी समरी का, वो ऑटो एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी।
ठीक है, आपने जो है कि लोकल परचेज भी किया और इंटर स्टेट भी परचेज किया, लोकल सेल किया और इंटर स्टेट सेल जो है कि सेल किया। तो जो आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी के अंदर जो अमाउंट है, अब वो एक दूसरे से क्रॉस एडजस्ट होते हैं, तो उनकी एडजस्टमेंट की एंट्री और किस अमाउंट से वो एडजस्ट होगा, मेन पॉइंट यही आता है कि किस अमाउंट से कितना अमाउंट मुझे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये अगर आप जाएंगे पूछने किसी अकाउंटेंट से, मतलब मेन यही होता है कि क्या अमाउंट से एडजस्ट करना है। अगर आप बिजी यूज कर रहे हैं और बिजी के अंदर आपकी परचेज सेल की एंट्री बिल्कुल एक्यूरेट है, आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके एंट्री सेव कर देनी है। तो उसको अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो जो क्रॉस एडजस्टमेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिजी में यूज होता है। और वेरियस टाइप के एडजस्टमेंट वाउचर्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली यूज होते हैं, अगर वो एंट्री होगी तो वो विंडो खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। ठीक है, तो अब हम एक बार जीएसटी समरी को देख लेते हैं प्रैक्टिकल तरीके से। तो ये जो मेरा डेटा था, मैंने जीएसटी रिपोर्ट आएंगे हम डिस्प्ले के ऊपर, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी समरी, फिर यहाँ पे देखिए जीएसटी समरी के अंदर इतनी जीएसटी समरी है। जो मेन होती है हमारी जीएसटी समरी, जैसे अगर हम मंथली रिटर्न फाइल करते हैं अपनी जीएसटी R1 की या मंथली जीएसटी R3 भी फाइल करते हैं, तो हमें जीएसटी समरी ये वाली ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से हमें बिल्कुल पता चलेगा कि टोटल मेरी परचेज क्या थी, टोटल मेरी सेल क्या थी, और टोटल टैक्स कितना पे करना है, या टोटल हमारा इनपुट क्या बच रहा है जो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड होगा। बाकी आप अपने हिसाब से नीचे की जीएसटी समरी देख सकते हैं, मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, मैं जीएसटी समरी को ही दिखाऊंगा और इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो जीएसटी समरी हम गए, जिस मंथ की भी हमें रिटर्न देखनी है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। जैसे मैंने किया 1/9 से 30/9। ठीक है, फिर ये पूछता है सो टैक्स रेट वाइज बाइफर्केशन, आप इसको यस करेंगे तो आपको बताएगा कि 5% वाली परचेज ये थी, 5% वाली सेल ये थी, टैक्स रेट वाइज बाइफर्केशन। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वी होता है, ये आईटीसी टैगिंग रजिस्टर अभी को हमें नहीं बताना। और ये है न्यू सेट ऑफ रूल। पहले क्या था कि जो आईजीएसटी सीजीएसटी एक दूसरे से एडजस्ट होते थे वो पुराने वाले रूल से होते थे। अभी जो है कि लास्ट ईयर की जो जनवरी थी 2020 की जनवरी ऑनवर्ड, वहां पे न्यू रूल अप्लाई हो गया था। तो अगर आपको न्यू रूल के हिसाब से एडजस्ट कराना है तो इसको यस करना होता है। तो अभी मैं इसको नो करके इस रिपोर्ट को ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखेंगे तो आपके सामने जीएसटी समरी ओपन हो रही है। यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल्स दिखाएगा कि टोटल इनपुट, ये जो इनपुट है आपका, इनपुट ये बताता है टोटल आपकी कितनी परचेज हुई है। ठीक है, और जो आउटपुट है वो बताता है टोटल कितनी आपकी सेल हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनपुट और डेबिट क्रेडिट नोट इनपुट जीएसटी, जो परचेज के अगेंस्ट में आपको कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट मिला था तो वो यहाँ आ गया। अगर इसी तरीके से आउटपुट में भी डेबिट क्रेडिट नोट का कोई जीएसटी होता तो वो भी यहाँ पे आता। तो इस डेटा में वो एंट्री नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ से दिख गया। टैक्स रेट वाइज बाइफर्केशन को एक बार मैं नो करके ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखा देता है टोटल इनपुट जीएसटी क्या है, टोटल आउटपुट क्या है। एक यहाँ पे आ रहा है आउटपुट जीएसटी ऑन आरसीएम। ठीक है, कोई ओपनिंग बैलेंस है आपकी, जैसे मैंने यहाँ पे सितंबर मंथ का रिटर्न समरी ओपन किया है, अगर मेरे जुलाई मंथ में कुछ इनपुट था तो यहाँ ओपनिंग में आता, फिर यहाँ पे इनपुट जीएसटी इन दोनों को जोड़ करके आता, और कोई एडजस्टमेंट वगैरह की एंट्री है तो यहाँ पे आती। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो 3 लाइनें हैं, इन 3 लाइनों में इस मंथ की पेमेंट हो रखी है। मैं पेमेंट डिलीट कर देता हूँ ताकि एक बार ठीक है, तो ये नॉर्मल में हमारी एंट्री जीएसटी समरी खुल जाएगी बिना कोई एडजस्टमेंट करने से पहले। तो मैंने सितंबर मंथ की जीएसटी समरी ओपन करी, तो ये जो 3 लाइनें हैं यहाँ पे वो आपको ये दिखाता है। देखिए, बैलेंस टैक्स पेबल और लेजर बैलेंस, सबसे पहला रूल होता है जीएसटी समरी के अंदर कि जो बैलेंस टैक्स पेबल है, ये जो 3 कॉलम है बैलेंस टैक्स पेबल का, ये आपका मैच होना चाहिए लेजर बैलेंस से। ये आपका बैलेंस होना चाहिए, मैच होना चाहिए। जैसे बैलेंस टैक्स पेबल में जो अमाउंट आ रहा है 765 माइनस में, तो लेजर बैलेंस 765 डेबिट होना चाहिए। और ये अगर इन दोनों में कोई बैलेंसेस में मिसमैच है, ठीक है, सबसे पहला हमें जीएसटी समरी देखने से पहला लाइन यही आता है कि क्या बैलेंस टैक्स पेबल और लेजर बैलेंस की अमाउंट मैच हो रही है या नहीं। अगर मैच नहीं हो रही है तो पहले हमें इसको मैच करना है।
ठीक है, तो मेरे केस में तो ये मैच हो रहा है। आपके किसी डेटा के अंदर कुछ मिसमैच हो सकते हैं। मिसमैच किस रीजन से होंगे मैं बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी परचेज की एक एंट्री है, मैं गया परचेज की एंट्री में, मैं बोल दिया कि इसकी आईटीसी मुझे नहीं मिलेगी, मैंने इसको क्या किया, नन कर दिया, नन करके सेव कर दिया। ठीक है, इससे डिफरेंस क्या आएगा, मैंने उसको जाकर के नन कर दिया। अब ये देखेंगे आप, तो यहाँ पे हमारा जो फिगर है वो मिसमैच हो जाएगा। बैलेंस टैक्स पेबल में आ गया 33,209, बट लेजर में आ रहा है 29,354 रुपए। तो ये मिसमैच हो गया। तो सबसे पहला कंडीशन यही है कि ये मैच होना चाहिए। ठीक है, अब ये मिसमैच हो गया तो इसको कैसे सही पकड़ेंगे कि सही है, तो आपको क्या करना है, यहीं पे F2 बटन प्रेस करिए, जीएसटी समरी को शॉर्ट डेट में ओपन करना शुरू करिए। जैसे 30 दिन का ओपन किया, मिसमैच है, तो आप क्या करिए 15 दिन का ओपन करिए। तो 15 दिन में क्या ये मैच होगा, अगर मैच हो गया तो ठीक है, मतलब सही है, तो हम और डेट को बढ़ाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फिर 10 दिन का ओपन किया, तो 10 दिन के अंदर भी मिसमैच है, तो और दिन का कम करेंगे। तो ऐसे करके हमें पता चल जाएगा कि किस डेट के अंदर एक पर्टिकुलर एंट्री है जो गलत है, या एक हमारे पास एक और रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को भी रन करके पता कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा। तो ऐसे ही आप करके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर डेट में ये एंट्री हमारी गलत है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 तारीख में भी मिसमैच है, अगर मैं 1 का ओपन करूंगा तो यहाँ पे मैच आ जाएगा, मैच आएगा, दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब कि 2 तारीख की एंट्री में मेरी कुछ गलतियां हैं। तो उसको देखने के लिए क्या करिए, आप अकाउंट बुक में जाइए और डे बुक में जाइए, और सिर्फ जिस डेट की एंट्री मिसमैच थी उस डेट की आप एंट्री ओपन कर लीजिए। जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उस दिन की वो यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो एंट्री मिल जाएगी। अब आपको क्या देखना है कि ये देखिए, आपके पास परचेज आ रही है, सीधे आप हर एक एंट्रीज को देखते जाइए, पता चल जाएगा कि ये जो आपकी यहाँ पे कोई एक परचेज है जिसके अंदर आईटीसी नन होगा, ये नन है, इसको आप गुड्स एंड सर्विस करके सेव कर दीजिए। तो ये होता है एक रीजन फाइंड आउट करने का कि किस तरीके से मिसमैच होगा। दूसरा, हमारा जीएसटी रिपोर्ट के अंदर ही एक जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट है, और इसमें रिकनसाइल अकाउंट एंड जीएसटी, तो हम इसको रन कर लेंगे तो हमें वो बता देगा कि किस किस वाउचर में इस तरीके की गलती है। तो आप उसको भी रन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला रूल यही है कि आपका जीएसटी पेबल का और जीएसटी लेजर का अमाउंट मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं है तो पहले आप उसको फाइंड आउट करिए, फिर देखिए। ठीक है, अब तो ये हो गया। अब दूसरी बात आती है कि अब इनको मुझे एडजस्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, F4 बटन प्रेस करिए, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ये विंडो खुलेगी, ऑप्शन को रन करना शुरू करिए। अगर आपको कोई एंट्री मिलेगी तो आप सेव करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। जैसे मैंने इस वाउचर में इस मंथ में आरसीएम की एंट्री पेमेंट करी थी, तो ये अपने आप जिस लेजर में बैलेंस होगा वो लेकर के आएगा और आप इसको सेव करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पेमेंट आप मंथ के लास्ट डेट को नहीं करते हैं, आप करते हैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब 3B फाइल होती है तब। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि आप बिजी के अंदर जो भी पेमेंट की एंट्री है वो उसी मंथ की लास्ट डेट को ही कर दीजिए, जनरल वाउचर में एक जीएसटी पेबल अकाउंट बना करके। ठीक है, करेंट लाइबिलिटीज में बना करके, और जब आप बैंक से पेमेंट करिएगा तो जीएसटी पेबल को डेबिट और क्रेडिट बैंक कर दीजिएगा। इसके भी फायदे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जनरल वाउचर का एक जीएसटी नेचर अपने आप यूज हो गया, जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट, आप इसको सेव कर देंगे। जब आप यहाँ पे इसको सेव करेंगे तो ये विंडो खुलेगा, आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, आरसीएम पेमेंट, आपको वैसे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बटन को सेव करते चले जाइए, सेव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी आरसीएम की पेमेंट हो गई। फिर F4 बटन प्रेस करना है, मुझे सेकेंड ऑप्शन पे आना है, आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट। जो अब आरसीएम की हमने पेमेंट करी थी उसका इनपुट मिल रहा है, तो अब उसमें भी देखिए जिस जिस अकाउंट के अंदर बैलेंस होगा वो अपने आप यहाँ पे लग के आएगा, आपको बस सेव करना है। ठीक है, तो आपकी इनपुट वाली अकाउंट यहाँ पे देखिए क्रेडिट हो जाएगी, और जो सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट की है उतनी अमाउंट से बढ़ जाएगी वो वैल्यू। तो आप यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। सेव करने के टाइम पे यहाँ पे जीएसटी एडजस्टमेंट में आएगा आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट, बाई डिफॉल्ट सारा कुछ सिलेक्टेड होगा, और आप इसको बस सेव करना है। तो ये 2 प्रोसेस हो गया। फिर थर्ड प्रोसेस क्या करना है, आपको इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट यूज करना है, और इसको भी बस आपको सेव करना है। जो भी अमाउंट फिगर होगा उसके हिसाब से वो वैल्यू को उठा करके लाएगा, आपको और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर
F4 बटन प्रेस करना है, फिर आता है क्रॉस एडजस्टमेंट। मेन एंट्री आपकी यही होती है। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा लेजर किससे एडजस्ट होगा और किस अमाउंट से एडजस्ट होगा। तो अगर आपकी सारी एंट्रीज वगैरह ओके है, मतलब आपका जो ये अमाउंट मैं बताया था आपको, बैलेंस टैक्स पेबल और लेजर बैलेंस मैच कर रहा है, तो आप आंख बंद करके इस एंट्री को सेव कर दीजिए। आप सेव करेंगे तो उसी अमाउंट से वो देखिए जिससे भी उसको एडजस्ट होना था वो एडजस्ट कर देगा। जीएसटी नेचर में जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट सेव करने जाएंगे आप, तो यहाँ पे जीएसटी एडजस्टमेंट टाइप में क्रॉस एडजस्टमेंट होगा, उसको सेलेक्ट करके आपको इसको सेव करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको F4 प्रेस करना है, फिर आता है टीडीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट। ये इस एंट्री में नहीं है इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आया। और फिर आता है टीसीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट, ये भी ब्लैंक है। फिर F4 आपको प्रेस करना है यहाँ पे, और आखिरी में आएंगे आप रेगुलर जीएसटी पेमेंट पे। इसको भी जनरल एंट्री में लेकर के जीएसटी पेबल में ले जाना है हमें, सेव करके इसको आप यहाँ पे जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट सेव कर देना है। यहाँ पे रेगुलर पेमेंट और अमाउंट, चालान नंबर वगैरह जो भी होगा आपका वो डाल के इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो पूरी पेमेंट हो जाने के बाद बैलेंस टैक्स पेबल 0 और लेजर बैलेंस 0 होना चाहिए। अगर आपका इनपुट बचता है इस मंथ में, तो बैलेंस टैक्स पेबल यहाँ पे माइनस में आना चाहिए और लेजर बैलेंस आपका डेबिट में आना चाहिए। डेबिट में लेजर बैलेंस आएगा तभी नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग में वो जाएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग में नहीं जाता है। तो ये प्रोसेस हो गई जीएसटी समरी की, जो कि आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे F4 प्रेस करके सारे ऑप्शनों को यूज करने के लिए। अब यहाँ पे 2 पॉइंट थे, टीसीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट और टीडीएस टू आउटपुट एडजस्टमेंट। ये क्या होता है, जब आप किसी गवर्नमेंट कंपनी से कोई सर्विस देते हैं और गवर्नमेंट कंपनी आपको पेमेंट करती है, तो उस पेमेंट के टाइम पे वो टीडीएस काटते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनियां सिर्फ टीडीएस काटेंगी, और वो टीडीएस काटेंगी टीडीएस सीजीएसटी, टीडीएस एसजीएसटी, टीडीएस आईजीएसटी के हेड में। ठीक है, वो लिखा होगा आपके, तो वो उसकी एंट्री आप करोगे तो वो, और वो अपनी जीएसटीआर 7 या जीएसटीआर 8 होता है। जीएसटीआर 7 शायद टीडीएस का होता है, जीएसटीआर 8 शायद टीसीएस का, या उल्टा होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जीएसटीआर 7 फाइल करेंगे तो वो आपकी, फिर आप उसकी इनपुट एलिजिबल होते हैं लेने के लिए, तो आप इसको फिर उस नेचर से लेकर के एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो टीसीएस है, टीसीएस जो ऑनलाइन कंपनियां हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, जब वो पेमेंट करती हैं आपको, तो वो टीसीएस सीजीएसटी, टीसीएस एसजीएसटी, टीसीएस आईजीएसटी में टीसीएस आपसे काट लेते हैं पेमेंट के टाइम पे। तो वो उसकी एंट्री जो आप आएगी वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तो आप यहाँ इस नेचर से उसकी इनपुट को क्लेम कर सकते हैं। तो ये नेचर ये यहाँ पे था। और कुछ और भी चीजें हैं, जैसे F4 बटन में यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कुछ एंट्रीज आपको आईटीसी रिवर्स करनी थी, तो आईटीसी रिवर्सल की एंट्री के लिए आप जनरल वाउचर में जाएंगे। मैं उसी मंथ में या उससे पहले वाले मंथ में आ जाता हूँ। यहाँ पे जीएसटी नेचर आपको लेना है, जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट जो भी है आपको, जैसे इनपुट से अमाउंट को कम करना है ना, रिवर्स करना है, तो मैंने लिया यहाँ पे सीजीएसटी इनपुट, ये तो क्रेडिट हो जाएगा रिवर्सल के केस में। तो मान लीजिए 500 और क्रेडिट जीएसटी इनपुट 500। रीजन क्या था कि किसी भी रीजन से जो भी आपकी आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं, कि ऐसी परचेजेस का आपने इनपुट ले लिया जिसका आपको क्लेम नहीं करना था। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा या कोई ऐसा लैपटॉप खरीदा जो बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं किया, बट आपने उस मंथ की 3B में रिटर्न में आपने इनपुट ले लिया था। अब आपको पता चलता है कि इसका आईटीसी मुझे नहीं लेना था, तो आप क्या करेंगे, जैसे कंप्यूटर की एग्जांपल ले लेते हैं, तो किसी भी अकाउंट में आप उसको क्रेडिट करा देंगे या एक्सपेंस में करा देंगे। ठीक है, अब डेबिट क्या होगा वो आप देख सकते हैं, किस रीजन से आप आईटीसी को रिवर्स कर रहे हैं। नेचर होगा जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट। सेव करने जाएंगे आप, तो यहाँ पे इतनी जीएसटी एडजस्टमेंट टाइप में ढेर सारी नेचर्स आपके पास सामने आ रही हैं। आप उनमें से सेलेक्ट करेंगे कौन सा, आईटीसी रिवर्सल। ठीक है, आईटीसी रिवर्सल या इनएलिजिबल आईटीसी वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है आपको। किस रूल के हिसाब से आप रिवर्स कर रहे हैं, तो वो रूल आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि हर एक रूल का अपना अपना रीजन है। तो मैं यहाँ रूल को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो किस रूल के अनुसार आप जो है कि रिवर्स कर रहे हैं, तो वो सेलेक्ट करके आप इसको सेव कर देंगे, तो आपकी वो 500 का जो अमाउंट था वो आपकी जीएसटी समरी के अंदर रिवर्सल के अंदर में आ जाएगी।
वो देखें यहाँ पे 500 का अमाउंट यहाँ आ गया रिवर्सल में, ठीक है। तो ये रिवर्सल की एंट्री होती है। बाकी और भी वहाँ पे टैक्स एडजस्टमेंट में ऑप्शंस हैं जो आप अपने अनुसार कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो ये था जीएसटी समरी का पार्ट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, GSTR1। अगर आप बिजी यूज करते हैं तो और स्टैंडर्ड ऑनवर्ड यूज करते हैं तो आपको ढेर सारी फीचर्स मिल जाएंगे। बेसिकली GSTR1 के लिए जेसन फाइल मिल जाएगी। आप बिजी से डायरेक्ट जेसन एक्सपोर्ट करिए और पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए। तो मेन चीज तो पहले ये है कि जब आप डेटा फीड करते हैं सेल्स की, उसी टाइम पे जितनी भी तरीके की गलतियां होनी चाहिए वो बिजी आपको वार्निंग देगा, रोक देगा। उसके अलावा भी कोई एरर रह जाता है तो जब आप GSTR1 के रिटर्न निकालने जाएंगे तो वहां पे आपको एरर दिखाएगा कि ये गलती है, इसको सुधारिए। तो एरर चेकिंग टूल इसके अंदर अवेलेबल है। वैलिडेट GSTN ऑनलाइन, बल्क में आप अपने सारे GST नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि कोई GST नंबर गलत है आपका और उसकी वजह से आपकी जो GSTR1 का जेसन है वो पोर्टल पे अपलोड नहीं होता है। तो रिटर्न निकालने से पहले आप अपने सारे GST नंबर को वैलिडेट कर लीजिए बिजी के अंदर, फिर आप अपना अपलोड करिए। HSN कोड भी वैलिडेट कर सकते हैं। जेसन फॉर्मेट के अंदर रिटर्न बिजी से निकलेगा, CSV फॉर्मेट में, गवर्नमेंट टेम्पलेट में और प्लेन एक्सेल में, इन 3 फॉर्मेट में निकलेगा। और फिर GSTR1 रिटर्न फाइल होने के बाद हम रिकनसाइल GSTR1 का भी ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें क्या है कि आपने रिटर्न आज अपलोड कर दी, 4 महीने के बाद आप रिकनसाइल कर सकते हैं कि आज मेरे बुक्स में वही डेटा है जो मेरे पोर्टल पे है या नहीं। ठीक है, तो ये उनके लिए भी यूज हो सकता है जो ओनर्स हैं और अपनी रिटर्न फाइलिंग किसी और से करवाते हैं कि उनकी रिटर्न जो प्रॉपरली जा रही है या नहीं जा रही है। बिजी में देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। अगर आपके पास स्टैंडर्ड वर्जन ऑनवर्ड है तो आप GST रिपोर्ट पे आना है आपको, GST रिटर्न। इसमें आपको मिलेगा GSTR1 न्यू ई रिटर्न फॉर्मेट, न्यू फॉर्मेट। ठीक है, 2 फॉर्मेट है, GSTR1 ई रिटर्न, ये पुराना फॉर्मेट है, ये 3 महीने पहले तक अपलोड होती थी, अब नहीं होगी क्योंकि डेबिट क्रेडिट नोट में वाउचर नंबर का ऑप्शन हटा दिया है। तो आपको क्या करना है, GSTR1 ई रिटर्न न्यू फॉर्मेट यूज करना है। जेसन में निकालना है CSV फाइल, गवर्नमेंट टेम्पलेट या प्लेन एक्सेल। तो बेसिक में जेसन के अलावा सारे ऑप्शन होंगे। तो अभी मान लीजिए जेसन लेंगे, यहाँ पे किस पीरियड का आपको रिटर्न निकालना है तो वो आप अपना पीरियड यहाँ पे डालेंगे। और ये फाइल कहाँ जनरेट होनी चाहिए तो आपने अपना उसका लोकेशन दे करके इसको ओके किया। फिर ये पूछता है चेक एरर इन ट्रांजेक्शन। तो रिटर्न फाइल निकालने से पहले ही आप कुछ यहाँ पे एरर्स देख लीजिए, किसी तरीके की कोई एरर होगा तो बिजी आपको यहाँ दिखाएगा। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। फिर इसी तरीके से HSN समरी में कोई गलती है तो उसको आपको देखना है और सुधारना है। इसके बाद आप प्रोसीड विद जेसन कर सकते हैं। तो आपकी ये जेसन फाइल यहाँ से बिजी एक्सपोर्ट कर देगा। तो ये डेस्कटॉप पे हमारी ये जेसन फाइल आ गई है। ठीक है, इसको पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो पोर्टल पे कैसे अपलोड होता है ये आप गूगल करके देख सकते हैं। दूसरा चीज, आपके पास बेसिक है या आप जेसन डायरेक्टली अपलोड नहीं करना चाहते हैं, आप अपने डेटा को क्रॉस चेक करना चाहते हैं गवर्नमेंट के ऑफलाइन टूल में, उसके लिए आपको क्या करना है, GST की वेबसाइट ओपन करनी है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, आपको ऑफलाइन टूल पे जाना है और ये आता है मिलेगा ऑप्शन रिटर्न ऑफलाइन टूल। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन पे क्लिक करेंगे तो जो रिटर्न ऑफलाइन टूल है वो डाउनलोड हो जाएगी। और जो डाउनलोड हो जाएगी तो आपको कहाँ मिलेगा, आपके डाउनलोड के अंदर ठीक है। तो वो GST ऑफलाइन टूल डाउनलोड हो जाएगी और आप इसको देखेंगे तो इसमें ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो ये उनका सेटअप होता है, सॉफ्टवेयर होता है ऑफलाइन टूल का। आप इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे, 5 मिनट लगेगा इंस्टॉल होने में। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये यहाँ पे आपके सामने दिख जाएगी डेस्कटॉप पे GST ऑफलाइन टूल। आप इसको ओपन करेंगे, ये ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ पे मिलेगा अपलोड न्यू इनवाइसेस अदर डेटा फॉर रिटर्न। तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे, आपको क्या रिटर्न अपलोड करनी है, तो GSTR1 GST नंबर ऑफ योर कंपनी, आप अपने कंपनी का GST नंबर डालेंगे। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है आपको, किस पीरियड का कर रहे हैं आप वो, और आप एसईजे टैक्स पेयर हैं तो उसको करके आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद इसको यस करना है। इसके बाद इसके अंदर 3 तरीके से डेटा इंपोर्ट होता है। एक तो प्लेन एक्सेल, देखें यहाँ पे जो इनके पास टेम्पलेट पड़ा हुआ है, ये GSTR1 की एक्सेल सीट पड़ी है गवर्नमेंट टेम्पलेट की। दूसरा CSV, तो आप बिजी से पहले आपको फाइलें एक्सपोर्ट करनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए GSTR1 पूछा था, जेसन CSV गवर्नमेंट टेम्पलेट या प्लेन एक्सेल। CSV बहुत फास्ट होता है, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट टाइम लगाएगा, डेटा डिपेंड करेगा कि आपके उस मंथ में कितना डेटा है। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा भी लगता है गवर्नमेंट टेम्पलेट में, क्योंकि जो उनकी एक्सेल सीट है बहुत हैवी है, उसमें ढेर सारे वैलिडेशंस लगे हुए हैं। हमारा रिकमेंडेशन है जेसन यूज करिए डायरेक्टली या CSV फाइल यूज करिए। प्लेन एक्सेल नॉर्मल बीजी एक्सपोर्ट कर देगा, आप उसको देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट टेम्पलेट और प्लेन एक्सेल में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट टेम्पलेट जो है वो इस ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट हो जाएगी, प्लेन एक्सेल इंपोर्ट नहीं होती है। तो अभी मैं CSV फाइल बता देता हूँ कि किस तरीके से होगी। तो आप जो है कि यहाँ पे कोई एक फोल्डर बना लीजिए, क्योंकि ये ढेर सारा फाइल निकालेगा। ठीक है, इसको ओके करके हमने प्रोसीड कर दिया। तो ये क्या करेगा, जितनी भी सेक्शंस की डेटा होती है वो अलग अलग एक्सेल सीट निकाल करके उस फोल्डर में बिजी जो है फाइल निकाल देगा। इसके बाद आप क्या करिए, GSTR1 न्यू फॉर्मेट में आइए, उस पर्टिकुलर मंथ की अपनी जो है कि देख लीजिए कि किस सेक्शन में डेटा है। तो आपको ये बता देगा कि B2B में है, B2C में है और HSN समरी में है, बाकी कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आप आएंगे अपने ऑफलाइन टूल के ऊपर, तो इसमें आता है इंपोर्ट फाइल। इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद ये पूछता है इंपोर्ट एक्सेल। तो इंपोर्ट एक्सेल में क्या होता है, वो गवर्नमेंट ऑफलाइन टूल, जो गवर्नमेंट की ये वाली एक्सेल सीट होती है ये इंपोर्ट होती है, ये वाली, ठीक है। तो वो टाइम लगेगा बीजी से एक्सपोर्ट होने में, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा। तो आप यहाँ पे आइए, सेक्शन सेलेक्ट करिए, आपको पता है कि आपके B2B में के सेक्शन में डेटा है। आप यहाँ आइए इंपोर्ट CSV पे। इसके बाद आपसे ये पाथ पूछेगा कि आपकी CSV फाइल कहाँ पे है। CSV पे जाकर के यहाँ पे आपको इतनी ढेर सारी फाइलें मिल जाएंगी। तो हर एक सेक्शन के आगे लिखा है, जैसे B2B लिखा हुआ है देखिए, तो इसको B2B सेलेक्ट किया हमने और ओपन करेंगे और इसको यस करेंगे, ये इंपोर्ट कर लेगा। अगर इसमें किसी तरह की कुछ गलतियां हैं तो आपको ये एरर देगा, ठीक है। जैसे इसने दे दिया कि ये वाउचर नंबर में गलती है, आप इसको सुधारो, ये इंपोर्ट ही नहीं करेगा इसको। इसी तरीके से फिर जो है कि आप अगेन फिर आप देख लीजिए कि किस सेक्शन में डेटा था। तो B2C स्मॉल में था, तो मैंने यहाँ पे B2C स्मॉल को सेलेक्ट किया और इंपोर्ट CSV। तो यहाँ पे हमें मिलेगा फिर से B2CS, इसको करके इंपोर्ट कर लिया। अगर सारे सेक्शन में डेटा है तो हमें सारे सेक्शन को सेलेक्ट करना है, किसी स्पेसिफिक सेक्शन में डेटा है तो हम सिर्फ उसी को इंपोर्ट करेंगे। अब HSN को ले लेते हैं और इंपोर्ट CSV HSN। अगर किसी भी डेटा में कोई गलतियां हैं तो ये इंपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये हमने 3 सेक्शन का डेटा इंपोर्ट कर लिया। फिर व्यू समरी पे जाना है। व्यू समरी पे गए तो ये हमें बता दिया कि ये इस सेक्शन के इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन है, आप बिजी से इसको कंपेयर कर लीजिए मैच है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे B2B में मिसमैच है, क्योंकि वो इंपोर्ट ही नहीं किया था, 3 ट्रांजेक्शन में कुछ गलती है, तो वो उसको हमें पहले सुधारना होगा। तो यहाँ से आप देख लेंगे, अगर आपकी वैल्यू जो है कि मैच हो रही है तो आप यहाँ पे करिए क्लिक जनरेट फाइल, और ये जनरेट करने के बाद इस पे क्लिक करिए तो ये जेसन फाइल डाउनलोड हो गई। अब इस फाइल को आपको पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास स्टैंडर्ड है तो बीजी से डायरेक्ट जेसन निकाल के अपलोड कर दीजिए, बेसिक है तो आप CSV फाइल ऑप्शन यूज करके गवर्नमेंट के ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट करिए, वहां से फाइल एक्सपोर्ट करके पोर्टल पे अपलोड करिए, ठीक है। तो अपलोड प्रोसेस कैसे होता है वो आप यूट्यूब पे वीडियो देख के देख सकते हैं कैसे अपलोड होता है। तो बीजी से इस तरीके से GSTR1 की रिटर्न निकल जाएगी। इसके बाद अब आपको बाद में रिकंसाइल करना है कि आपके पोर्टल पे आपकी GSTR1 क्या कहता है और आपके बुक्स में GSTR1 क्या कहता है,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, फीचर ऑप्शन में, जीएसटी वैट के अंदर, इसमें आपका जो जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम होता है जिससे आप लॉगिन करते हैं वो डाल देंगे, और एक ऑप्शन वहां पे ऑन कराना होता है। तो अगर आपका ऑन नहीं है तो आप जो है कि हमारे सपोर्ट लाइन पे बात करके उस ऑप्शन को ऑन करा सकते हैं। एपीआई एक्सेस देना होगा ताकि बिजी कनेक्ट हो सके आपके पोर्टल से। इसके बाद आप ट्रांजेक्शन में आएंगे, यहाँ पे जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज, इसमें डाउनलोड जीएसटीआर जेसन डेटा, इसमें डाउनलोड जीएसटीआर1। ठीक है, तो आपकी जो भी मंथ का आपको रिकंसाइल करना है, आप यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, आपसे ओटीपी पूछेगा, वो ओटीपी आप डाल देंगे तो विद इन अ सेकेंड वो जेसन फाइल बिजी डाउनलोड कर लेगा। अगर आप मैनुअल पोर्टल पे डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं एक्सेल फाइल को या जेसन को, तो आपको कम से कम 20 मिनट वेट कराता है, लेकिन बिजी यहाँ पे विद इन अ सेकेंड डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, तो मेरे इस डेटा में देखिए डाउनलोडेड है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपको मिलेगा रिकंसाइल जीएसटीआर डेटा, तो यहाँ पे रिकंसाइल जीएसटीआर1, आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं या क्वार्टरली, उसके हिसाब से ऑप्शन पूछ रहा है ये। तो मैंने यहाँ पे मंथली लिया, किस मंथ का करना है या स्टार्टिंग से एंडिंग मंथ तक का करना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं अप्रैल टू जुलाई करके इसको ओपन कर दूंगा, तो ये जो भी जितना डेटा है उसके हिसाब से बिजी टाइम लगाएगा और आपको ये दिखा देगा कि आपकी एंट्री रिकंसाइल्ड है या नहीं। टाइप में आ गया बिजी और जेसन, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री रेड कलर में नहीं है, इसका मतलब जो भी जीएसटीआर1 में हमारे बुक्स के अंदर डेटा है वही डेटा हमारे पोर्टल के ऊपर भी है। अगर कोई भी सेक्शन में कोई भी तरीके की गलती होगी तो वो आपको सेक्शन ही रेड कलर में दिखा देगा। जैसे B2B की बात करें तो बिजी में 12 ट्रांजेक्शन है, जेसन में भी 12 ट्रांजेक्शन है, टैक्सेबल अमाउंट और सारी चीजें मैच कर रही हैं। आप इसको एंटर प्रेस करेंगे, मिसमैच ओनली देखना है या कंपेयर देखना है, तो कंपेयर किया तो और भी लेवल पे दिखा देगा इन 3 पार्टियों का डेटा है। ठीक है, आप इस पे भी एंटर प्रेस करेंगे तो ये भी आपको एक और लेवल पे कंपेयर करके इनवाइस लेवल पे दिखा देगा। तो ये हो गया जीएसटीआर1 रिकंसिलेशन का, जो आप अपनी रिटर्न फाइल करने के बाद रिकंसाइल भी कर सकते हैं कि जो आपके बुक्स में डेटा है वो वही पोर्टल पे है या नहीं, या कोई और रिटर्न फाइल करता है तो सही किया या नहीं, या आप किसी का रिटर्न फाइल करते हैं तो आप ये रिकंसिलेशन रिपोर्ट दिखा करके उसको देख सकते हैं कि जी देखो जो आपकी सेल थी उस समय पे उसी हिसाब से हमने आपकी रिटर्न फाइल करी है, आगे पीछे में जाकर के चेंज करोगे तो वो आपकी गलती होगी। तो ये रहा हमारा जीएसटीआर1 और उसका रिकंसिलेशन का पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीएसटीआर2A और 2B रिकंसिलेशन, उसके बाद हम जीएसटीआर3B पे आएंगे। लेकिन 2B रिकंसिलेशन से पहले एक रूल है सीजीएसटी का 36 रूल, जिसमें एक सब रूल 4 को गवर्नमेंट ने ऐड किया था। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने एक सब रूल 4 ऐड किया था। तो सबसे पहला चीज ये कि सब रूल 4 है क्या और गवर्नमेंट ने इस रूल को क्यों ऐड किया। तो सब पहले जब हम जीएसटीआर3B रिटर्न फाइल किया करते थे तो उसमें जो परचेज का सेक्शन था जहां पे हम आईटीसी क्लेम करते थे वहां पे कोई अमाउंट एंटर कर सकते थे, 100 रुपए भी 1 लाख रुपए भी, गवर्नमेंट वहां पे उस टाइम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करती थी। आप जो भी अमाउंट डाल के आप उसको इम्पोर्ट मतलब अपनी 3B रिटर्न फाइल कर सकते थे। ठीक है, तो उसका लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया कि मान लीजिए टोटल सेल हुई थी 2 लाख रुपए की, मैं सेल का मतलब टैक्स अमाउंट समझिएगा कि 2 लाख का आपने टैक्स कलेक्ट किया था सेल के समय पे और आपने 1.5 लाख का परचेज किया था। ठीक है, तो नेट आपको 50,000 टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को, मान लीजिए सितंबर मंथ में। लेकिन आपने क्या किया कि वहां पे परचेज में दिखा दिया 2.5 लाख ताकि आपको करंट मंथ में टैक्स पे ना करना हो, बाद में देखेंगे। तो लोग ये फॉलो करना शुरू कर दिए, उसकी वजह से गवर्नमेंट को जो है कि उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर जो जीएसटी कलेक्शन का अमाउंट था वो कम होता था। फिर उन्होंने जो है कि अपना जो है कि एक 9 अक्टूबर 2019 को एक नोटिफिकेशन जो है कि इंट्रोड्यूस किया 49/2019, जिसके अंदर उन्होंने एक सब रूल 4 ऐड कर दिया रूल नंबर 36 के अंदर। तो ये सब रूल 4 क्या कहता है, ये सब रूल 4 ये कहता है कि जी आप 3B के अंदर जो प्रोविजनल आईटीसी क्लेम करते हैं वो वही क्लेम कर पाएंगे जो आपके 2A के अंदर अवेलेबल होगा। जब स्टार्टिंग में ये रूल आया था तो 20% ज्यादा ले सकते थे, मतलब जो मेरी जीएसटीआर2A बनती थी उसके अंदर मान लीजिए 1 लाख का अमाउंट है तो हम 20% ऐड करके 1,20,000 तक की आईटीसी क्लेम कर सकते थे।
लेकिन ये रूल और भी चेंज होता गया, इसको 20% को घटा के 10% कर दिया और अब नाउ ऑनवर्ड 5% है। ठीक है, तो रीजन ये था कि लोग इसका मिसयूज करते थे, आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लेते थे, जिसकी वजह से जो है कि उनको रिवेन्यू लॉस होता था उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो उन्होंने एक सब रूल ऐड कर दिया कि जी आप अपने मन से कोई आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे, जो आपके 2A के अंदर वैल्यू आएगा उसी वैल्यू का ही आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। पहले 20% था, अब जो है कि फिर 10 कर दिया, अब जो है 5 कर दिया है और ये रूल पोर्टल पे लाइव है आज के समय में। तो इसका इम्पैक्ट एज ए बिजनेस ओनर उसके ऊपर क्या पड़ेगा? मैं अगर एक बिजनेस ओनर हूं, मैं अपनी GSTR 1 और GSTR 3 भी टाइम से फाइल करता हूं, ठीक है, लेकिन जिससे मैं सामान परचेज करता हूं वो आदमी टाइम पे अपना GSTR 1 रिटर्न फाइल नहीं करता है, वो 2 महीने 4 महीने लेट से फाइल करता है। तो जो वो लेट से फाइल करेगा तो टाइमली मेरी GSTR 2A के अंदर वो परचेज आएगी नहीं। अब जब वो टाइमली परचेज आएगी नहीं मेरे पास, तो मैं उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगा। तो इससे मेरे ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा, जब मैंने उससे सामान बाई किया था तो मैं उसको पेमेंट भी किया, पेमेंट किया टैक्सेबल अमाउंट भी और टैक्स अमाउंट भी। अब उसने अपनी GSTR 1 की रिटर्न फाइल नहीं करी, मेरे 2A में वो फिगर आया नहीं। तो अब जब मैं अपना 3B फाइल करने जाऊंगा तो वहां पे मुझे उस अमाउंट को क्लेम करने का राइट नहीं है। तो इससे क्या होगा, पहले तो मैंने वो टैक्स का पैसा पार्टी को दिया कि वो जमा कराएगा सरकार को, अब उसने टाइम पे किया नहीं तो अब मुझे फिर से देना पड़ रहा है सरकार को। मतलब उस पर्टिकुलर मंथ में मुझे वो टैक्स का अमाउंट 2 बार पे करना पड़ रहा है। इसकी वजह से मेरी वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब हो रही है। तो एज अ बिजनेस ओनर मेरे पास क्या राइट्स हैं? मेरे मेरे पास 2 डिसीजन मैं ले सकता हूँ। पहला डिसीजन कि मैं ऐसे पार्टियों से सामान परचेज ही नहीं करूंगा जो अपनी रिटर्न टाइम नहीं फाइल करेंगे। दूसरा डिसीजन क्या ले सकता हूँ? दूसरा डिसीजन ये ले सकता हूँ कि जब वो मेरे से पेमेंट मांगे उस परचेज की, तो मैं ये देख लूं कि मेरे 2A के अंदर या 2B के अंदर उसकी परचेज आई है या नहीं आई है। अगर आ गई है तो मैं उसको टोटल पेमेंट कर दूंगा, टैक्सेबल अमाउंट का भी और टैक्स का अमाउंट भी। अगर उसकी परचेज मेरे 2A में नहीं आई है तो मैं उसको बोलूंगा भाई आप अपनी रिटर्न फाइल करो, तभी मैं आपको टैक्स वाला अमाउंट दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो विधि किस तरीके से आपको हेल्प करेगा ये देखने के लिए वो भी मैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे प्रैक्टिकल जाने से पहले अब यहाँ पे देखिए GSTR 3B जब आप फाइल करते हैं पोर्टल के ऊपर अब के समय में, तो बाय डिफॉल्ट जो आपके 2B के अंदर फिगर होती है वो यहाँ पे अपने आप आएगी, ऑल अदर ITC सेक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट वो अमाउंट आएगी। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करते हैं मोर देन 10%, पिछले मंथ की है तो मोर देन 10%, तो आपको ये रेड कलर में हाईलाइट हो जाएगा कि आपके 2B के अंदर तो फिगर कुछ और है, आप क्लेम कुछ और कर रहे हो। ये सेक्शन का पूरा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए अब हमें बिल्कुल देखना होगा कि हम आईटीसी कितने अमाउंट का क्लेम करना है, किससे कैसे क्लेम करना है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम देख करके बिजी में देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो इसलिए हमें 2A या 2B रिकंसिलिएशन का पार्ट आता है यहाँ पे। उससे पहले थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन मैं बता देता हूँ कि GSTR 2A और 2B के अंदर डिफरेंस क्या है। तो 2A और 2B के अंदर जो डिफरेंस है, ढेर सारे डिफरेंस है, बट मैंने 2 पॉइंट को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। पहला है कि नेचर ऑफ स्टेटमेंट। तो GSTR 2A जो है डायनेमिक है, वो हमेशा चेंज होती रहेगी, और जो GSTR 2B है वो फिक्स है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड पे जो है कि जनरेट होती है। ट्रांजेक्शन कौन सी आएंगे 2A के अंदर, तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिसंबर मंथ का लिया है, तो 2A के अंदर अगर मैं दिसंबर मंथ की 2A डाउनलोड करूंगा तो उस पर्टिकुलर मंथ में सिर्फ दिसंबर मंथ की ही परचेजेज आएंगी। लेकिन वही अगर मैं दिसंबर मंथ की 2B डाउनलोड करूंगा तो दिसंबर मंथ की परचेज तो आएंगी, लेकिन दिसंबर मंथ से पीछे की जो मंथ्स हैं, नवंबर, अक्टूबर, अप्रैल, उनकी भी ट्रांजेक्शन 2B के अंदर आ सकती हैं। तो 2B के अंदर कौन कौन सी परचेज आएंगी, जो भी जिस पार्टी ने अपनी GSTR फाइल किया होगा 12 नवंबर 2020 से लेकर के 11 जनवरी 2021 तक,
वो सारी परचेजेज यहाँ 2B के अंदर आएंगी। तो ये जो दो मेजर डिफरेंस थे जो मैंने यहाँ पे लिया, बाकी और भी ढेर सारे डिफरेंसेस हैं। तो 2A 2B रिकंसिलिएशन बिजी कैसे आपको हेल्प करेगा, तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा, जो जेसन फाइल है पोर्टल से ऑटोमेटिक विद इन अ सेकेंड डाउनलोड होगा, आपको मैनुअल कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिकंसिलिएशन हम 2A वाउचर वाइज और पार्टी वाइज भी देते हैं, और सारे वैलिडेट करने का ऑप्शन है जीएसटी नंबर को, उनकी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस बिजी में ही देख सकते हैं आप, और बिल स्टेटस इन बिल्स पेबल रिपोर्ट का भी एक ऑप्शन है। तो अब देखते हैं इसको हम बिजी में प्रैक्टिकली। तो बिजी में आपने, जैसे मैंने GSTR1 रिकंसिलिएशन के टाइम पे बोला था कि आपके कंपनी के अंदर जीएसटी वैट में आपका यूजर आईडी पड़ा होना चाहिए और आपके जीएसटी पोर्टल पे एपीआई एक्सेस ऑन होना चाहिए। एपीआई एक्सेस ऑन करने के लिए आप हमारे सपोर्ट नंबर पे बात करके उसको इनेबल करा सकते हैं। वो करने के बाद आपको ट्रांजेक्शन में आना है। ट्रांजेक्शन में आएंगे आप, डाउनलोड जीएसटीआर जेसन डेटा, तो डाउनलोड जीएसटीआर 2A आप हर एक मंथ की डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जीएसटीआर 2B आप अगस्त ऑनवर्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि 2B जो है कि अगस्त के बाद ही अप्लाई हुआ है, उससे पहले करेंगे तो एरर देगा आपको। ठीक है, तो आप अपनी 2B डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको रिकंसिलिएशन 2A किससे करना है या 2B से करना है। तो ये मैं आपको कोई ये नहीं कहूंगा कि आपको 2A से करना है या 2B से करना है। आप अपने लीगल कंसल्टेंट से कंफर्म करिए कि 2A से में जो फिगर आ रही है उसको 3B में क्लेम करना है, या जो 2B में आ रही है फिगर उसको क्लेम करना है। हमने आपको रिकंसिलिएशन का दोनों पार्ट दिया हुआ है, आप चाहें तो 2A से काम चलाइए या तो 2B से चलाइए। किससे करना है तो आप अपने लीगल कंसल्टेंट से बात करके उसको यूज करिए। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो है कि फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद इसमें मिलेगा आपको रिकंसाइल जीएसटीआर डेटा। तो 2A और 2B में कोई डिफरेंस नहीं है, बस दोनों में जो परचेज की फिगर्स आती हैं वो अलग अलग आती हैं, क्योंकि एक 2A जो है कि हमेशा चेंज होता रहता है और 2B जो है कि फिक्स होता है। तो मैं 2B का बता देता हूं, तो उसी तरीके से 2A होता है। तो जैसे मैंने रिकंसाइल जीएसटीआर 2B पार्टी वाइज ओपन किया, अक्टूबर मंथ का मैं कर लेता हूं ओपन। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको नॉर्मल करके इसको ओके करेंगे, तो जितना डेटा होगा उसके हिसाब से ये आपको दिखाएगा। अगर कोई एंट्री मिसमैच है तो आपको सेक्शन ही रेड कलर में दिखा देगा कि जी इसमें अंदर गलतियां हैं। तो अब ये देखिए, जैसे पहली पार्टी है तो वो अपना रिटर्न जो है कि मंथली फाइल करता है। टाइप बिजी, बिजी के अंदर कितने डेटा है, और 2B के अंदर डेटा है या नहीं। तो पहले वाले ट्रांजेक्शन में कि बिजी में तो हमने एंट्री करी है लेकिन 2B के अंदर में नहीं है, तो इसको देखना ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद दूसरी पार्टी की बात करें तो बिजी के अंदर तो 59 ट्रांजेक्शन है लेकिन 2B में 67 ट्रांजेक्शन है। आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो और आपकी इनवाइस लेवल की डिटेल्स दिखाई देगा, जो आप यहाँ से देख करके आपको ये रिपोर्ट ये बताता है कि आपके 2B के अंदर तो परचेजेस अवेलेबल हैं, बट आपने अपने बुक्स में एंटर नहीं किया। ठीक है, तो ये गलती जो है कि हमारे पास है, तो अपनी 3B रिटर्न फाइल करने से पहले इन परचेजेस को हम अपने बुक्स में एंटर कर लेंगे। और नीचे वाला है तो ये बिल्कुल मैच है, तो इसको इसके बाद एक हमने दिया हुआ है GSTR 2B वाउचर वाइज, मेन इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। आप इसको डायरेक्टली चलाइए। 3B रिटर्न फाइल करने से पहले, हर मंथ की 3B फाइल करने से पहले आप इस रिटर्न को, अपनी जेसन फाइल डाउनलोड करने के बाद इस रिटर्न को चला लीजिए, इस रिपोर्ट को। यहाँ पे बिल्कुल डेटा 6 सेक्शन में देगा कि कितनी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कंप्लीटली मैच है। आप उसको एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन मैच है, अदरवाइज आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन इस तरीके से ही नहीं दिया कि जो बिजी में है पोर्टल पे है या पोर्टल पे है बिजी में नहीं है। हमने ये भी डिफरेंसेस बता दिए इसके अंदर कि बिजी में आपका वाउचर नंबर क्या है और पोर्टल पे वाउचर नंबर क्या है। अगर उनमें भी डिफरेंसेस है वाउचर नंबर में, तो भी आपको डिफरेंस करके दिखा देगा। और इसी तरीके से डेट के अंदर भी, कि पोर्टल पे परचेज का डेट दूसरा है और आपके बुक्स में परचेज डेट दूसरा है। तो ये दो सेक्शन है जिसमें आपको इस तरीके का डिफरेंशिएशन मिलेगा। फिर मिसमैच डॉक्यूमेंट डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ वाउचर, इसमें क्या दिखाएगा, जो इनवाइस का अमाउंट होता है उसके अंदर मिसमैच है। तो जैसे आप देखें यहाँ पे टाइप बिजी और टाइप GSTR 2B, तो इनवाइस अमाउंट का डिफरेंस है। तो आपने बिजी में बताया कि एक 62,016 का अमाउंट है और 2B के ऊपर एक 61 का है, तो कुछ डिस्काउंट वगैरह का होता है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एंट्री हुई है। तो आपकी
आप चाहें तो उसको अमाउंट अपना मैच करा सकते हैं, बाकी टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट मैच है आपकी। मेन सबसे मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये होता है मिसिंग डॉक्यूमेंट इन बिजी डेटा। ठीक है, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये होता है। आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको दिखाता है कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो आप अपने बुक्स में एंटर करना भूल गए लेकिन आपके पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। अगर मैं इसकी देखूं तो यहाँ पे टोटल टैक्स अमाउंट नीचे बता रहा है 77,103 रुपए का। अगर मैं 3B फाइल करने से पहले मैं अपनी GSTR 2B रिकंसिलेशन रिपोर्ट या GSTR 2A रिकंसिलेशन रिपोर्ट रन कर लूंगा तो मुझे ये बता देगा कि इतनी परचेज आप अपने बुक्स में एंटर करना भूल गए हैं। ठीक है, तो मैं उस मंथ की 3B फाइल करने से पहले इस परचेजेस को अपनी बुक्स में एंटर कर लूंगा और ये 77,000 का जो अमाउंट है GST का इस मंथ की 3B फाइल करने के टाइम पे क्लेम कर लूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट मंथ में या उसके ऑनवर्ड मंथ में जब भी पता चलता तब हमें क्लेम करना पड़ता। तो इसलिए मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये है कि जो गलतियां हमारे पास है हम उसको सुधार लें पहले से ही। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बहुत ही अच्छी है। जो गलती हमारे पास है उसको तो हम तुरंत सुधार ही सकते हैं, तो इसको आप इस तरीके से देख करके कर सकते हैं। फिर मिलता है मिसिंग डॉक्यूमेंट इन GSTR 2B डेटा। तो ये क्या दिखाता है कि ऐसी ट्रांजेक्शन जो आपने अपने बुक्स में एंटर तो किया है, मतलब बिजी में एंटर किया है लेकिन पोर्टल पे नहीं आया है। तो आप इसको देख करके आप देख सकते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो आपके बुक्स पे मतलब पोर्टल पे अपलोड नहीं हुई है। तो ये फिर आपको देखना होगा कि ये जो पार्टी है उसका रिटर्न मंथली फाइल होता है या क्वार्टरली होता है। तो बिजी आपको यही दिखा दिया मंथली फाइल होता है, मोबाइल नंबर है, आप उससे बात कर सकते हैं या उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका GSTR 2A रिकंसिलेशन या 2B रिकंसिलेशन, दोनों बिल्कुल सेम है। फिर ये हुआ कि कुछ पार्टियों ने तो अपनी रिटर्न जो है कि कुछ पार्टीज के जो अमाउंट वाउचर्स थे हमारे 2B में या 2A में नहीं आए, तो उसके लिए हमने एक रिपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे, चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करना है, ऑल ट्रांजेक्टेड पार्टी, मैं अक्टूबर मंथ का देख रहा था, किस फाइनेंशियल का देखना है, तो इसको आप ओके करिए। ये क्या करेगा, ये पोर्टल से ऑनलाइन सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करेगा पोर्टल से और ये बता देगा कि ये पार्टी ने अपनी GSTR 1 कब फाइल की है। ठीक है, तो जैसे अक्टूबर मंथ की इसने रिटर्न तो फाइल कर दी इस पार्टी की, लेकिन इसने फाइल करी 31/12/2020 में, मतलब दिसंबर में फाइल करी, तो ऑब्वियस सी बात है 2B के अंदर आपकी अक्टूबर मंथ के 2B में नहीं आएगी। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि इस पार्टी को फोन करके हम ये देख लें कि उसने अपनी रिटर्न फाइल कर ली या नहीं। अगर कर दी है तो फिर उसने कोई इनवॉइस मिस कर दिया तो उसको हम उस तरीके से बात करके सही करा सकते हैं, या आप उसको डायरेक्टली फोन करके देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस है यहाँ से। दूसरा है एक रिपोर्ट है यहाँ पे वैलिडेट GSTN ऑनलाइन का, मल्टीपल GSTN आप सेलेक्ट करके सीधे क्लिक करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके वैलिडेट पे, तो ये बता देगा यहाँ से कि जो ग्रीन कलर में है GST नंबर सही है, वैलिड है, उसकी रिटर्न फाइलिंग होती है मंथली या क्वार्टरली, और कोई इनवैलिड है या कैंसल्ड है तो वो भी आपको बता देगा कि ये GST नंबर कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल करने से पहले। उसी तरीके से वैलिडेट HSN कोड का भी ऑप्शन है, आप मल्टीपल HSN कोड भी वैलिडेट करा सकते हैं। तो इसके लिए ये रिपोर्ट सारी इंटरनेट से चलेगी, ये डायरेक्टली पोर्टल से कनेक्ट होकर के आपको रिपोर्ट दिखाता है। तो ये हो गया। अब 3B रिटर्न फाइल करने की बात आती है, तो अब आपको पता है कि जो 2B के अंदर फिगर आ रही है वही हमें जो है कि क्लेम करना है। उसके लिए हमने एक रिपोर्ट और दिया है यहाँ पे, मंथली ITC टैगिंग एज पर GSTR 2A या एज पर 2B। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो 3B में आपके पास परचेज की वैल्यू आएगी वो 2A से आएगी या 2B से आएगी, वो आपको डिसाइड करना है। आप अपने लीगल कंसल्टेंट से बात करिए, अगर वो बोलते हैं 2B से करना है तो आप 2B पे आइए। फिर पार्टी वाइज या डेट वाइज, तो हमने यहाँ पे डेट वाइज लिया, किस मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे थे वो मंथ ओपन करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन नो रहेगा, तो आपको क्या ऑप्शन ऑन करना है, सो वाउचर टैगिंग एज पर GSTR 2B डाउनलोडेड, आप इसको यस करिए एज पर बुक्स और यहाँ पे इसको ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो जो ब्लू कलर में है वो मैच है, आपके बिजी में भी परचेज है और आपके 2B के अंदर भी परचेज है। आपको क्या करना है, आप इनको सारे को एक साथ सेलेक्ट करिए,
F4 बटन प्रेस करिए और आप बताइए कि मैं इस वाउचर की आईटीसी क्लेम करने जा रहा हूँ। क्लेम किस मंथ में? तो अक्टूबर मंथ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेटस में क्लेम आ गया और पीरियड अक्टूबर आ गया कि आपने इस परचेज की आईटीसी अक्टूबर मंथ में क्लेम कर ली है। इसी तरीके से आप अपनी हर एक ट्रांजेक्शन की आईटीसी को आप F4 करके क्लेम करेंगे। किस मंथ में क्लेम कर रहे हैं वो आप बता सकते हैं। ये हो गया। मान लीजिए कि मुझे सिर्फ इन्हीं 6 ट्रांजेक्शन्स की आईटीसी अक्टूबर मंथ में क्लेम करनी है। तो अब जब हम जीएसटी रिपोर्ट खोलने जाएंगे, जीएसटी समरी या जीएसटीआर 3B या जीएसटी समरी को ही बात करें, तो यहाँ पे देखिए 1/10 से मैंने 31/10 ओपन किया। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल गया आपको, पिक रेलिवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग। इसको यस करेंगे। इसको यस करेंगे तो वही परचेज आएंगी जो हमने वहां पे बताया था कि इस मंथ की 3B में क्लेम करेंगे। तो यहाँ पे आपकी इनपुट की अमाउंट वही आएंगी जो हमने वहां क्लेम किया था। उसी तरीके से जीएसटीआर 3B की जब आप रिपोर्ट ओपन करेंगे तो भी यहाँ से आपसे पूछ लेगा पिक रेलिवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग। ठीक है, आप इसको यस करेंगे तो आपकी सिर्फ वही परचेजेज आएंगी इसके अंदर जो हमने वहां बताया था कि इस वाउचर नंबर की आईटीसी मैं अक्टूबर मंथ में क्लेम कर रहा हूं। तो ये प्रोसेस अब आप लोगों को जरूर से यूज करना है जो भी रिटर्न अपनी फाइल करेंगे जनवरी मंथ ऑनवर्ड। तो आईटीसी टैगिंग रजिस्टर आप लोगों को यूज करना है, क्योंकि अगर अब इग्नोर कर दिया आपने तो आने वाले समय में आपको बहुत डिफिकल्टीज मिलेंगी, क्योंकि आपको एक एक वाउचर का हिसाब रखना होगा कि इस वाउचर का 2B में कब आया और आपने क्लेम कब किया। तो आईटीसी टैगिंग रजिस्टर आप जरूर से स्टार्ट करना शुरू कर दें यूज करना। तो उस मंथ की परचेज में हमारी वही आईटीसी आएंगी जिसको हमने बताया था कि हमने इसको किस मंथ में क्लेम किया है। अब ये तो हो गया। अब यहाँ से आप अपनी इस मंथ की जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है कि जेसन फाइल में निकालेंगे बीजी से। जीएसटीआर 3B ई रिटर्न में जा करके जेसन फाइल गवर्नमेंट टेम्पलेट वैसा ही ऑप्शन है, आप जेसन को एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से और फिर उसको पोर्टल पे अपलोड कर लेंगे। अभी अक्टूबर मंथ का तो हो गया। अब फिर नवंबर मंथ में आएंगे हम, तो वही चीज हमें अपनी जीएसटीआर 2B रिकंसिलेशन रिपोर्ट चलानी है। अगर कोई वाउचर मिसिंग है हमारे पास तो हम अपनी उस वाउचर को मिस एंटर करेंगे। पार्टी का अभी रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो उनसे बात करके जो भी डिसीजन है वो लेंगे। फिर यहाँ पे हमें फिर से मंथली आईटीसी टैगिंग रजिस्टर ओपन करना है। इस बार कब से करना है? इस बार हमें करना है अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक। और ये अगर जैसे मान लीजिए ये फीचर हमें स्टार्टिंग से यूज करना होता है अप्रैल से, तो ये हमेशा स्टार्टिंग मंथ से चलेगा। तो अब हमने बोला कि अक्टूबर से नवंबर मंथ की मुझे वो परचेजेस दिखाओ जिसकी आईटीसी पेंडिंग है, ताकि मैं उसको क्लेम कर सकूं। तो यहाँ पे ओपन करते के समय हमने यहाँ पे ले लिया पेंडिंग। तो अक्टूबर की जो जो परचेजेस हैं वो भी दिखेंगी, जो नवंबर की परचेज हैं वो भी दिखेंगी, या जो पुराने मंथ्स की हैं वो भी दिखेंगी। देखिए जैसे यहाँ पे ये परचेज है, ये आपकी अक्टूबर मंथ की है। तो मैं इसको यहाँ पे फिर अगेन F4 बटन प्रेस करके बताऊंगा कि इस परचेज की आईटीसी तो क्लेम करूंगा मैं नवंबर मंथ की 3B में। ठीक है, तो यहाँ से आपकी आईटीसी टैगिंग रजिस्टर्स की रिपोर्ट से आपको बिल्कुल ये क्लियर होगा कि किस मंथ में आपने इस आईटीसी को क्लेम किया है। अब मैं अगर जीएसटी समरी या 3B ओपन करूंगा नवंबर मंथ की, तो मुझे अक्टूबर मंथ के ही ट्रांजेक्शन दिखेंगे जिनको मैंने वहां पे जाकर के
क्लेम किया है। ठीक है, ये देखिए दोनों ट्रांजेक्शन हमारे अक्टूबर मंथ के आए हैं। जो वहां पे क्लेम करेंगे वही यहाँ पे आएगी। तो बिल्कुल सजेस्टेड है हम लोगों की तरफ से कि आप लोग इस फीचर को, आईटीसी टैगिंग रजिस्टर को यूज करना शुरू करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी फीडबैक है उसके रिलेटेड, तो आप हम लोगों से शेयर करें। अब इसमें एक पार्ट मेरा मिसिंग हो गया था कि जो मैंने बोला था कि अगर एज अ बिजनेस ओनर मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं उस पार्टी से परचेज करना बंद कर दूं, या दूसरा ऑप्शन है कि मैं उसको टैक्स का पैसा पे तभी करूं जब मेरे 2A में आए। इसके लिए हमें क्या करना है, डिस्प्ले में आना है, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में, बिल्स पेबल में। ठीक है, अब मैंने पार्टी से सामान बाई किया था, उसका फोन आया कि भाई इस वाउचर नंबर ड्यू हो गया, इसका पेमेंट करा दीजिए आप। मैंने इसको ओपन कर लिया और उसने बोला एक पर्टिकुलर वाउचर नंबर की पेमेंट कर दीजिए। तो मैंने एज ए बिजनेस ओनर, जो भी मेरा ऑफिस बॉय है, मैंने उसको बोल दिया, जो भी मेरा स्टाफ है उसको बोल दिया कि आप उसको वही पेमेंट करना जिसकी आईटीसी जो है कि आ चुकी है 2A के अंदर या 2B के अंदर। तो उसने बोला कि ये वाउचर नंबर की पेमेंट करा दीजिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे F6 बटन प्रेस करूंगा। F6 बटन प्रेस करूंगा तो ये विंडो खुल जाएगी और ये बता देगा कि ये वाउचर नंबर आपके 2A के अंदर अवेलेबल है। आप इसकी टैक्स अमाउंट भी और टैक्सेबल अमाउंट भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाउचर की मैं पेमेंट करा दूंगा पूरा। फिर उसने बोला मुझसे दूसरे वाउचर नंबर का भी ड्यू हो गया, पेमेंट कर दीजिए। उसको भी मैं F6 प्रेस करके देखूंगा तो मैं टैक्स अमाउंट भी यहाँ पे रिलीज कर दूंगा। लेकिन ऐसे वाउचर नंबर की उन्होंने पेमेंट मांगी जो उन्होंने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करी, वो हमारे 2A के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो हम उनको बोल देंगे आप 1800 रुपए ले लीजिए, टैक्स का पैसा तभी मिलेगा जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट भी आप यूज कर सकते हैं। तो आज की प्रेजेंटेशन में हमने जो देखा, अपनी आरसीएम की वाउचर और GSTR1 रिटर्न फाइल करना या उससे पहले क्या क्या प्रिकॉशन यूज करने चाहिए, 3B रिटर्न फाइल करने से पहले हमें क्या क्या चीजें देखना है, 2B रिकनसाइल करना है, 2A रिकनसाइल करना है, और आईटीसी टैगिंग रजिस्टर जरूर से यूज करना है। और कोई वाउचर्स मिसिंग है तो हम अपने बुक्स में एंटर कर लेंगे। एटलीस्ट अगर हम 2A रिकंसिलेशन या 2B रिकंसिलेशन का फीचर यूज करते हैं 3B फाइल करने से पहले, तो उन आईटीसी को क्लेम कर लेंगे सेम मंथ में जो हम अपने बुक्स में एंटर करना गलती से भूल गए, या इनवाइस आई होगी उसको एंटर करना भूल गए, किसी भी XYZ रीजन से हमने भूल गए, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा डे 4 का ट्रेनिंग सेशन होगा वो ई-वे बिल होगा और ई इनवाइस होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये भी सेशन प्लीज ज्वाइन करें। उससे पहले कि आप जो है कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें जो हमने बनाया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो हम आपको वहाँ पे शेयर करें। अगर आपको इस ट्रेनिंग का वीडियो भी चाहिए होता है तो मैं उस पर शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आज की प्रेजेंटेशन में मेरी तरफ से यही समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेरी सेशन की ओर चलेंगे। तो ओवर टू दीपक सर टू टेक क्वेरी क्वेश्चन एंड आंसर। Thank you, Apratim ji. Regarding GSTR reconciliation and regarding GST return filing for GSTR 1 and 3B, तो आज सभी लोगों ने देखा कि अप्रतिम जी ने बहुत एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया जिसमें बताया कि हम GSTR 1 फाइल करने से पहले क्या क्या चीजों को ध्यान में रखेंगे, GSTR 3B फाइल करने से पहले हमें मंथली आईटीसी रजिस्टर जो है वो अपना चेक करना है, GSTR 2B रिकनसाइल करना है,
2A में क्या डेटा आता है, 2B में क्या डेटा आता है और कैसे हमें इनपुट क्लेम करना है, पहले क्या प्रोविजन था, अभी गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रक्चर चेंज किया है। तो ये बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज हमने इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने देखी हैं। तो अब मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना है या किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वन बाय वन आप इस क्वेरी सेशन में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर सर किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हेमंत चंदवानी जी, सर जीएसटी फीलिंग एंड टाइमलाइंस का फुल फ्लो चार्ट मिल सकता है क्या? सर अगर आप जीएसटी का पोर्टल ओपन करेंगे तो वहां पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, वहाँ नोटिफिकेशन दिया होता है कब आपको GSTR 1 फाइल करनी है, कब आपको GSTR 3 भी फाइल करनी है। प्रोसेस ऑफ बीजी, तो सर जो तो अभी हमने इस प्रेजेंटेशन में देखा है वो पूरा फ्लो ही बताया है कि आपको कैसे GSTR 1 फाइलिंग करनी है, कैसे GSTR 3 भी फाइलिंग करनी है, यही हमने आज प्रेजेंटेशन में दिखाया है। हेलो 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 जी। सर, मुझे एक्चुअली जानना था कि जो ईवे बिल जो हम बनाते हैं ना, वो ये सेल्स हो जाता है, तो उसमें हमें व्हीकल नंबर पे भी ईवे भी बना सकते हैं, पार्ट भी खाली व्हीकल नंबर पे, वो ट्रांसपोर्टर की डिटेल नहीं करनी, एंटर करनी है। तो जीएसटी में ये बिजी में कैसे वो बना सकते हैं? बिजी में ट्रांसपोर्टर डिटेल ऐड करना तो जरूरी है, वहां पे ब्लैंक नहीं रख सकते, तो वो कैसे बना सकते हैं? बस ये सर पूछना था। वैसे तो जनरली मैंने अभी पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि अगर इस सेशन से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो आप डिस्कस कीजिए। ईवे बिल का सेशन हम आपको कल प्रेजेंट करेंगे, कल हम बताएंगे कि ईवे बिल में क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं, क्या मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, क्या आपको बिजी में डालना जरूरी है, क्या नहीं डालेंगे तो भी आपका ईवे बिल जनरेट हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ईवे बिल में अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन जो नेम है वो अगर ट्रांसपोर्टेशन में रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटीएन नंबर डालना है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको व्हीकल नंबर डालना मैंडेटरी है। चलिए कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू। एंड मिरल इन्फो सॉल्यूशन से आपने क्वेश्चन पूछा है कि जेसन का फुल फॉर्म क्या है, तो सर बेसिकली जेसन एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल होता है। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेरी आज के टॉपिक से रिलेटेड, GSTR 2B से रिलेटेड, जीएसटी समरी से रिलेटेड, या हम क्या जीएसटी टैक्स पेमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, कोई एडजस्टमेंट से रिलेटेड? सर देखिए जो ये वीडियो है या रिकॉर्डिंग जो भी इसका सेशन है ये हम अभी अपने चैनल, जो हमारा चैनल है जिसको हम लिंक बार बार भेज रहे हैं कि आप उस लिंक को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लिंक को सब्सक्राइब कीजिए, उसके अंदर हम ये वीडियो अभी शेयर कर देंगे थोड़ी देर में, तो आपको वहां ये वीडियो मिल जाएगी। जिन लोगों को भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है वो प्लीज ये जो अभी हमने लिंक भेजा है उसको सब्सक्राइब करिए। चैट बॉक्स में मैंने अभी एक लिंक सेंड किया है, उसको सब्सक्राइब करिए, आपको इसका पूरा वीडियो वहां पर मिल जाएगा।
आप सभी लोगों को चैट बॉक्स में लिंक आपको दिख गया होगा http://t.me/busy-webinar। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अंदर आपको खाली ये वीडियो नहीं और भी बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको वीडियो शेयर करते रहेंगे हम लोग टाइम टू टाइम। जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे अभी हम कल ई इनवॉइस और ई वे बिल का जो सेशन देंगे उनके वीडियोस भी हम बाद में इसमें अपलोड करेंगे। तो आपको जो वीडियोस हैं वो आपको इस लिंक के थ्रू आपको मिल सकते हैं। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, मोबाइल से आप अपने इस लिंक पर क्लिक करिए और मोबाइल के थ्रू आप इसके अंदर सब्सक्राइब करिए इस लिंक को, देन आपको वो वीडियोस मिलेंगे। विकास जी, ये लिंक आपको मोबाइल में ओपन करना है, मोबाइल के अंदर आपको ये लिंक सब्सक्राइब करना है। आप मोबाइल के अंदर ब्राउजर में ये लिंक अगर ओपन करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ये उस पोर्टल पर ले जाएगा जहां वीडियोस आपको दिख जाएंगे। या आप सीधा सीधा टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और बिजी वेबिनार के नाम से हमने ये बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी का कोई अगर क्वेरी है तो प्लीज आप डिस्कस कर लीजिए, अदरवाइज अब हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। और फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कल आप सेम टाइमिंग पे इस सेशन को ज्वाइन करिए, ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करिए, क्योंकि कल हम ई वे बिल और ई इनवॉइस के बारे में आपको ऐसे डिस्कशन करेंगे, आपको प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि ई इनवॉइस और ई वे बिल कैसे ऑटोमेटिक बिजी से जनरेट होता है, कैसे उसका प्रिंट आउट आता है, क्या उसमें मैंडेटरी फील्ड्स हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं बिजी यूज करते टाइम। तो अब मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप फाइनली अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप डिस्कस कर लीजिए, अदरवाइज मैं अब इस सेशन को क्लोज करता हूं। तो थैंक यू एवरीवन, अब हम इस सेशन को क्लोज करते हैं।